का फ्लैग पूरा विश्व के हिंदू के आस्था के ऊपर आघात कर दिया। राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है, यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। प्रोटेस्ट जितना कर सकते हैं, आजाद वतन है, करिए जितना कर सकते हैं। कोलकाता क्या पाकिस्तान बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? ममता बनर्जी यही करना चाहती है। ममता बनर्जी अराजक मुख्यमंत्री का नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज सवाल पूछ रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल ढाका बन गया है? क्या कोलकाता ढाका बन गया है? और ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में वक्फ का प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे ही प्रदर्शन के लिए सड़क ठप करने की बात कर रहे हैं। वक्फ को लेकर देश के विपक्षी नेता विरोध कर रहे हैं, कई नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, नेता आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने वक्फ कानून के खिलाफ कोलकाता ठप करने की खुलेआम धमकी दे दी है। ये जो साहब आपको नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं, और ये क्या कह रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे क्या? ये कैसा प्रदर्शन है जो वो कहते हैं कि हम कोलकाता को ठप कर देंगे, और वो ये भी कहते हैं कि ममता बनर्जी से मेरी बात हो गई है, वो वक्फ पर हमारे साथ हैं। अब ये भी सुनिए कि वो क्या कहते हैं, 50 जगहों पर मुसलमानों को बिठाएंगे, सड़कों पर बैठेंगे 10,000 मुसलमान, 2,000 लोग ट्रैफिक रोकेंगे, और सड़क पर हम मुरमुरे और मिठाई खाएंगे। ये पश्चिम बंगाल के मंत्री कह रहे हैं। बंगाल सरकार के ये मंत्री जाहिर तौर पर सरकार के निर्देश पर ही ऐसा कर रहे हैं। रोड ब्लॉक करके मुरमुरे और मिठाई करने की बात कहने वाले ये नहीं समझ पा रहे कि अपनी ही सरकार को और अपने ही राज्य को ठप कर देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ ऐसा आंदोलन के कोलकाता और पश्चिम बंगाल को ठप कर दो। और हद ये है, ये तस्वीरें देखिए पश्चिम बंगाल की, जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मंत्री उसे मोबिलाइज कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है, वक्फ प्रदर्शन में कैसे भगवा झंडा उतारा गया उसकी भी तस्वीर देखिए। वक्फ में भगवे से कितनी दिक्कत है, इस तस्वीर को देखिए। भगवा झंडा उतार दिया गया, रामनवमी का झंडा लगा था बस पर, और उस बस से इस भगवा झंडे को नोचकर फेंक दिया गया। वहां पर अब देखिए झंडा भी बदला, उसके बाद वहां झंडा बदलकर हरा झंडा लगा दिया गया। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में फिलिस्तीन के झंडे दिखेंगे, हमास के नेताओं की फोटोएं दिखेंगी, इस्लामिक झंडे तो लगेंगे, लेकिन ये भगवा झंडा नोच दिया जाएगा। वक्फ के नाम पर इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही है, सवाल आज मैं ये कर रही हूं। क्या कोलकाता वाकई ढाका बन गया है? वहीं महाभारत में दूसरी सवाल ये भी पूछ रही हूं कि वक्फ पर शहर शहर कोहराम कौन भड़का रहा है। हम आपको तस्वीरें सबसे पहले जयपुर की दिखा देते हैं। जयपुर में देखिए किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। जयपुर में तख्तियां लेकर, प्लेकार्ड्स लेकर प्रदर्शन पर उतर गए हैं लोग। ये जयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सिर्फ जयपुर नहीं है, मुंबई की तस्वीरें भी देख लीजिए। मुंबई में क्या हुआ ये देखिए, गाड़ियों में भर भर कर लोगों को ले जाया जा रहा है क्योंकि वो वहां प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें एमआईएम के नेता वारिस पठान भी थे। वारिस पठान को भी किस तरह से गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया, वो प्रदर्शन कर रहे थे। कई बार महाभारत में आपने देखा है वो किस तरह से वक्फ के खिलाफ बोल रहे थे, आज सड़क पर उतर गए और वहां प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कें जाम कर रहे थे। ये मुंबई की तस्वीरें हैं। इसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुंबई के अलावा लखनऊ में देख लीजिए। लखनऊ में ये प्रदर्शन में हमास की तस्वीर आपको नजर आ रही है। हमास के नेताओं की तस्वीर है वक्फ में। मतलब ये हीरो हो गए और सरकार विलन हो गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप प्रदर्शन करें और सरकार के खिलाफ करें, लेकिन किनको आप हीरो बना रहे हैं जरा वो भी देखिए। हमास के नेता हीरो हैं और अपनी ही सरकार को ठप करने के लिए आप सड़क पर उतर आए हैं। कम से कम ये तस्वीरें लेकर तो इस विरोध प्रदर्शन को मत करिए। ये सवाल आज मैं पूछ रही हूं उन नेताओं से और उन उलेमाओं से जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं कोलकाता की, पश्चिम बंगाल की, मुर्शिदाबाद की। यहां शुरू से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन जारी है, आगजनी जारी है। ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर देश ठप हो जाए, राज्य ठप हो जाए। आज महाभारत इसी पर कर रही है। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या?
और पथराव की घटनाएं बढ़ गई। पर पश्चिम बंगाल की तस्वीर सबसे पहले देख लीजिए। नया कानून आते ही बंगाल में कट्टरपंथी बेकाबू हो गए। पूरे राज्य में जैसे आग ही लग गई है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, सड़कों पर उतरने का काम कोई और नहीं बल्कि खुद दीदी के नेता कर रहे हैं। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বিধানসভায় আমি আপনার মোশন তথা প্রস্তাব এনেছি। প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে। तो 50টা জায়গায় 2,000 করে বসে যেতাম। ममता बनर्जी तुष्टीकरण के लिए संविधान को अगर तोड़ती हैं, संविधान को नहीं मानती हैं, तो ये अराजकता कहलाएगा, अराजक मुख्यमंत्री कहलाएगा। एक तरफ बंगाल की सड़कों पर कभी संविधान न मानने की धमकी दी जा रही, तो अब दीदी के मंत्री खुलेआम धमकी दे रहे हैं। 10 अप्रैल से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी वक्फ के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस प्रदर्शन में कई और मुस्लिम संगठनों के साथ राजनीतिक दलों का भी साथ उन्हें मिल रहा है। जो एक कानून बन गया है, लेकिन हम ये लड़ाई ऐवानों में सड़कों पर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों के साथ ज्यादती है, उनके मजहब के साथ मुदाखलत है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस आ गया है। हम इस लड़ाई को सड़क पर लेना चाहते। सड़कों पर नए कानून के विरोध में हुजूम लग गया है, भीड़ बेकाबू हो रही है। वक्फ के विरोध में AIMIM नेता वारिस पठान ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कालो कानून के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि प्रोटेस्ट करिए, कर रहे हैं। वक्फ के विरोध में बंगाल से लेकर कश्मीर तक भयंकर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बांग्लादेश से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से आई। वही पश्चिम बंगाल जहां दीदी के मंत्री लोगों को वक्फ के खिलाफ धमका रहे हैं। ये वही बंगाल है जहां लोग संविधान न मानने की धमकी देते हैं। कोलकाता में हजारों की भीड़ ने बस को रुकवाया। देखते ही देखते सभी ने बस को चारों तरफ से घेर लिया। गलती यही कि बस पर भगवा झंडा लगा था। बेकाबू भीड़ ने भगवा झंडा उतारकर इस्लामिक झंडा फहरा दिया। वो जय श्री राम वाला फ्लैग था, वो हिंदू का फ्लैग था। पूरा विश्व के हिंदू के आस्था के ऊपर आघात कर दिया। भगवा झंडा जिस तरीके से ड्राइवर को ऊपर रेडिकल ने प्रेशर करके खुलाया, माने दिन दहाड़े पुलिस का सामने, ये बहुत शर्म की बात है। ये पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है बंगाल। यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, IS का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? आज महाभारत में सवाल यही कि भगवा झंडा हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में लहराया जाएगा? बंगाल में ISIS का झंडा लग सकता है, फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा सकता है, लेकिन ममता को रामनवमी के जुलूस में भगवा झंडा स्वीकार नहीं है। सवाल ये भी कि वक्फ के खिलाफ आंदोलन में आम लोग नहीं बल्कि सरकारों में मंत्री उतरेंगे तो फिर क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान हैं, बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी महाभारत में जुड़ी हैं आज हमारे साथ फैज खान साहब हैं, MRM के कन्वीनर हैं, हमारे साथ मोहम्मद सुलेमान हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडिंग मेंबर हैं, हमारे साथ तौसीफ खान साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, TMC का पक्ष रखते हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, MIM का पक्ष रखते हैं, और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले तौसीफ साहब आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि प्रदर्शन आम लोग कर रहे हैं या आप सरकारें कर रही हैं, क्योंकि आपके मंत्री तो सड़क पर उतरकर कह रहे हैं सरकारें सड़कें ठप कर देंगे, कुछ चलने नहीं देंगे, सड़क पर बैठकर मिठाई मुरमुरे खाएंगे। तो ये TMC के मंत्री कर रहे हैं, सरकारों ने क्या बेड़ा उठा लिया है राज्य ठप करने का? दिख तो नहीं रहा ना? नहीं, देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है भारत में, हाँ, तब से जो है माहौल ऐसा बना हुआ है कि एक भीड़ आती है मुसलमान को गाय का दोष दे करके कि गाय का गोश्त है इनके घर में घुस के उन्हें मार देती है। सड़क में चलते फिरते
गाड़ी से उतार करके उन्हें भीड़ में पीट पीट के मार देती है। मस्जिद में चढ़ करके मस्जिद से झंडा उतार करके वहां भगवा झंडा लगा देती है, मस्जिद में आग लगा देती है। देश भर में ये माहौल ऐसा है। तो ये बहुत सर, ये जो आप बात बता रहे हैं इसे कुछ साल हो गए। मैं मौजूदा तस्वीर की बात कर रही हूं। वक्फ के खिलाफ आपका गुस्सा है तो आप प्रदर्शन करें, लेकिन मंत्री साहब अगर प्रदर्शन लीड करेंगे और कहेंगे कोलकाता ठप करा देंगे तो नुकसान पश्चिम बंगाल की ही सरकार को होगा। तो राज्य सरकार ठप हो जाए वो खुश हैं क्योंकि मोदी का विरोध करना है। नहीं, मंत्री जी ने जो कहा था मैंने भी सुना है। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहे कि भाई कोलकाता को जाम कर दिया जाए तो 10 जगह पे 2-2 हजार लोग उतर करके सड़क में कोलकाता को जाम कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं किया कि हम ये करना चाहते हैं। हमारा प्रदर्शन उन्होंने जो प्रोटेस्ट सर उन्होंने जो कहा जरा स्क्रीन पर चलाइए। उन्होंने जो कहा मैं चाह रही हूँ जरा तौसीफ साहब उसे देखें, जरा उस ग्राफिक को चलाइए। नहीं, मैं चाह रही हूँ जरा लाइनें चलाइए इनके लिए। बोल रहे हैं मैं चाह रही हूँ वो लाइनें चलाए, और मैं इसलिए बोल रही हूँ तौसीफ साहब क्योंकि स्क्रीन पर गेस्ट को रखकर लाइनें चलाइए ग्राफिक्स की। मैं आपसे तौसीफ साहब ये पूछ रही हूँ कि अगर वो पश्चिम बंगाल ठप करेंगे, अगर वो सड़कें जाम करेंगे, अगर सड़क पर बैठकर मुरमुरे और मिठाई खाएंगे तो करिए, फिर करिए, क्योंकि उसका नुकसान पश्चिम बंगाल की सरकार को होगा और अपनी राज्य को नुकसान पहुंचाइए। क्योंकि आप अगर मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक राज्य को ठप कर सकते हैं तो जरा सोचिए इस देश में क्या हो रहा है। दिस इज वेरी डेंजरस। तो करिए अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहती है कि देश भर में जो है इस तरीके का माहौल बने ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दे से हटा दिया जाए। वो तो नहीं चाहते कि असली मुद्दे में बात हो, इसलिए तो ये वक्फ बिल बना रहे हो। कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए लेकर आए, मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके जैसे किसान विरोध। आपके नेता कहते हैं कि गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारी छाती कम नहीं पड़ेंगी। चारू जी आप लोगों को चारू जी सुनिए, तौसीफ जी एक मिनट सुनिए। देखिए मेरे पास और भी मेहमान है। तौसीफ साहब जरा सुनिए, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, मैं इसके खिलाफ। तौसीफ साहब, चारू जी आप लोगों के लिए ये एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। आप लोग भले ही अब लोग सड़कों पर और लोगों को समझाने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, लेकिन ये आपको बहुत पहले करनी चाहिए थी। क्योंकि अब क्या हो रहा है, सरकारें पार्टिसिपेट कर रही हैं सड़क पर उतरकर, मंत्री कॉल दे रहे हैं कि सड़कें ठप कर दो। क्या करेंगे आप लोग? सुचारिता जी देखिए, पहले तो हम एक बात समझ लें, ये आंदोलन के नाम पर आतंक मचाया जा रहा है। और ये आप सही बोल रही हैं, आतंक मचाने वाली वो सरकारें हैं जिनका धंधा, जिनका प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर अपना पर्सनल बिजनेस चलाने का धंधा बंद हो चुका है। ये गरीब मुसलमानों के लिए एक लैंड रिफॉर्म है, एक प्रॉपर्टी रिफॉर्म है। आपको समस्या किस बात से है? अगर एक गुरुद्वारा का ट्रस्ट ऑडिट हो सकता है, एक मंदिर का ट्रस्ट ऑडिट हो सकता है, तो वक्फ क्यों नहीं हो सकता? भाई वो भी तो एक पब्लिक ट्रस्ट है ना, जनता के भले के लिए है। देखिए सच्चाई ये है कि इनको प्रॉब्लम बिल से नहीं है, इनको प्रॉब्लम इस बात से है कि इनका वोट बैंक अब बंद होने वाला है। जो झूठ की राजनीति चला रहे थे उस पर लग चुका है पूर्ण विराम। आज की तारीख में ये वो लोग हैं जो रामनवमी के नाम पर सड़कों को बंद कर देते हैं, सड़कों पर दंगे को एंडोर्स कर रहे हैं। और इनका एक क्राइटेरिया क्या है? टीएमसी के वोटर हो तो आओ, दंगा करने का लाइसेंस लेके हमसे जाओ। अच्छा, मैं साफ इनसे 2 सवाल पूछती हूं। पहली बात, आपको ऑडिट से समस्या क्यों है? क्यों आपको ऑडिट से डर लगता है? दूसरी, आप इसको जिस तरीके से नाम देके, रूप देके जो भी बातें कर रहे हैं, आपको लगता है जनता को समझ में नहीं आता? आपने इसी तरीके का हल्ला मचाने की कोशिश करी ट्रिपल तलाक के नाम पर, इसी तरीके से देश जलाने की कोशिश करी सीएए के नाम पर। आज ना देश रुका है, ना बिल रुका है, ना एक्ट रुका है, और देश खुश है, देश की जनता खुश है। जेन्युइनली जो इस देश के सिटीजन है ना, जो हमारे नागरिक हैं, उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है। नुकसान किसको हो रहा है? प्रॉपर्टी माफिया को। नुकसान किसको हो रहा है? जो वक्फ के नाम पर अपने धंधे चलाते थे। आज मैं वापस चारू जी देखिए, मेरा एक सीरियस सवाल है, फैज साहब को स्क्रीन पर लीजिए, हाजी साहब को भी स्क्रीन पर लीजिए। एक मिनट रुकिए। चारू जी देखिए, ये समस्या आप लोगों के लिए खड़ी होगी, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन जो लोगों तक गई है
क्या उस इंफॉर्मेशन को आप लोगों को लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत गंभीर कदम उठाने की जरूरत थी? यहां पर अब अगर मंत्री साहब सड़क पर भड़काएंगे तो आप उसे काउंटर कैसे करेंगे, मुझे नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि ये प्रदर्शन एक पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहे हैं, लखनऊ में भी खड़े हो गए हैं, जयपुर में भी हो रहा है, और यहां दोनों जगह आप ही की सरकारें हैं। एक बात समझ चारू जी जी, हमारी सरकार है, मैंने माना, लेकिन आप ये देखिए, ये जनता प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, ये अच्छा। विपक्ष के नेता लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? बार बार इस तरीके के काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऑनेस्ट बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी से इनको डर लगता है। ये वो लोग हैं जो वक्फ की जमीन 12,000 रुपए में एक 5 स्टार होटल को बेच देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं जी। ये वो लोग हैं जो अपनी जमीन का दान नहीं करते, पड़ोसी की जमीन का दान कर देते और वो बेचारा पड़ोसी कोर्ट नहीं जा पाता। अच्छा, साफ तरीके से हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में, संसद में ये समझाया था कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज पे कोई आंच नहीं आएगी, किसी मस्जिद पर, किसी धार्मिक स्थान पर कोई आंच नहीं आएगी। भाई बात तो ये है कि आप अगर ऑडिट से भाग रहे हैं तो दाल में कुछ काला है। और दूसरी बात ये है कि अगर लोगों को कोर्ट जाने का रिलीफ मिल रहा है, आप इस बात से क्यों डर रहे हो? क्या आपको इस बात से डर लगता है कि कोर्ट सही निर्णय लेगी और आप अपनी प्रॉपर्टी माफिया को और अपने साम्राज्य को फैला? देखिए, मैं एक चीज पूछूंगी, एक तस्वीर जरा स्क्रीन पर चलाएंगे। मतलब इस देश में ना वायलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज इस इंसान से ज्यादा किसी ने नहीं किया होगा। चारू जी, ये नफरत किस हद तक फैल रही है इसकी एक तस्वीर मैं दिखाऊंगी। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हो रहा था और वहां बस पर भगवा झंडा लगा हुआ था जो रामनवमी का था। अब आमतौर पर क्या होता है, प्रदर्शन के लिए या फिर किसी जुलूस के लिए, शोभा यात्रा के लिए बसों को हायर करते, तो शायद वो पहले से लगा हो, रामनवमी का झंडा था वो। अब उस झंडे को जरा इस तस्वीर को 30-70 में काटिए, थोड़ा लोग देख पाए। ये तस्वीर जो है, ये आप देखिए, ये भगवा झंडा हटाया गया हाजी साहब। इस भगवा झंडे को अब मैं इसको इसलिए मैं इस तस्वीर पर मुझे लगता है कई बार कैसे भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन ये बोलना जरूरी है। इस नफरत की क्या जरूरत है हाजी साहब? क्यों भगवा झंडा हटाया गया, वहां पर हरा झंडा लगाया गया? क्यों वहां पर हमास के नेताओं की तस्वीरें हाथ में लेकर लोग पहुंच गए? अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, फिलिस्तीन के झंडे, हमास के नेताओं की तस्वीरें, ये क्या हो रहा है? देखिए, मैं ये झंडे की बात पे तो कहूँगा कि ये तो गलत बात है, मगर फ़िलिस्तीन का जो बात हो रही है, फ़िलिस्तीन के साथ हम खड़े हैं और हमारी पार्टी भी खड़ी है और हम लगातार फ़िलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी हमने लगाए और फ़िलिस्तीन को भी हमने जो है संसद में भी जय फ़िलिस्तीन का नारा भी बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब ने दिया। रही बात सर, मतलब आप ये कह रहे हैं तिरंगा नहीं, लेकिन फिलिस्तीन पहले, फिलिस्तीन का झंडा पहले लगा लो, तिरंगा चाहे हो ना हो। उस पूरे प्रदर्शन में फिलिस्तीन के झंडे थे, ऊपर है हमारे, जमीयत के झंडे थे, हमारे लिए हरे झंडे थे, तिरंगा नहीं था। तिरंगा भी है मैडम, आप देख ही नहीं रही हैं, आपके वीडियो में चल रहा है, देखिए तिरंगा भी है। कहाँ है वो? फिलिस्तीन का झंडा है, हरा और काला और सफेद। तिरंगा भी है, देखिए पूरा चलवाई विजुअल, पूरा तिरंगा भी मैंने देखा है अपनी आंखों से। तिरंगा भी है, हर चीज है। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम एक ही बात कह रहे हैं, जब सरकार 20 करोड़ मुसलमान, जब देश के मुसलमान नहीं चाहते कि हमारे आप जो है 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ था, और उसमें जो है जो अमेंडमेंट जब उस समय हुआ था तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता उस संसद में थे और बिना किसी बहस के, बिना किसी उस चीज और बड़े प्यार से सारा बिल पास हो गया था और सारी चीजें चल रही थी। मगर ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, सुचारता जी, जिस तरीके से पूरे देश में माहौल खराब करना चाहती है, नफरत की राजनीति चाहती है, हमारी संपत्ति को छीनना चाहती है, जो कि बिल बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब ने सदन में भी फाड़ा और आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के खिलाफ है, असंवैधानिक बिल है। तो हम कह रहे हैं कि इस बिल को सरकार वापस ले ले, जैसे किसान कानून वापस लिया, बोल रहे हैं, बात खत्म हो जाए। सर, मुझे देखिए, मुझे इस बात की चिंता है कि इस देश में अर्थव्यवस्था उस समय भी अच्छी चल रही थी जब बाकी देशों में अर्थव्यवस्था ठप हो रही थी। आप ऐसा करके देश के लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब कोलकाता ठप होगा, और कोलकाता कोई छोटा शहर नहीं है, कोलकाता ठप होगा, पश्चिम बंगाल ठप होगा, अगर लखनऊ ठप होगा तो पूरा देश ठप होगा, लोगों की आय पर असर पड़ेगा। आप बेसिक इकोनॉमिक्स समझते हैं तो मैं ये समझा सकती हूं कि ये सड़कों के प्रदर्शन और ब्लैकआउट बनाना और धरने पर सब कुछ ठप करना ये सही नहीं है इस देश के लिए। देखिए, जब सरकार बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर आप कह रही हैं कि चले ठीक है, नहीं है, तो सरकार ये बिल वापस ले ले, सब बात खत्म। अच्छा, बिल वापस ले, बिल वापस कर ले, तो बात खत्म हो जाएगी। और नहीं करती तो फिर वो तैयार रहे कि प्रोटेस्ट तो होंगे, उसमें तो कोई एक जो गंभीर आरोप लग रहा है, हम तो जेल भरो आंदोलन भी शुरू करेंगे, हम प्रोटेस्ट भी शुरू करेंगे, रोडों पर भी करेंगे, जहां जहां मतलब देश की पुलिस बस देश में इसी में लगी रहे कि वो लोगों को ठूस कर जेल में डाले, क्योंकि आप जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, जेल भरो, बस यही करती रहे देश की पुलिस, उसको कोई और काम ना हो, वो देश में आप लोगों को जेलों में भरे। सरकार 20 करोड़ मुसलमानों की बात क्यों नहीं सुनती?
20 करोड़ ये 20 करोड़ मुसलमान बोल रहे हैं क्या? फैज खान साहब, देश के 20 करोड़ मुसलमान बोल रहे हैं क्या? फैज साहब, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय। सुचरिता जी, ये 20 करोड़ मुसलमान नहीं है, ये चंद लोग हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और MIM के सदस्य हैं, और इन लोगों ने 1947 में भारत का विभाजन किया था। रजाकारों की पार्टी है, फिर से कह रहा हूं, और आज भी देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। वक्फ बिल एक्ट मुसलमानों के हक में है। मैं मुस्लिम युवाओं से कहना चाहता हूं, बेटा आप लोग घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना। CA के समय भी इन लोगों ने आपको वर्गलाया, घर से बाहर निकाला। आज तक कई सारे मुस्लिम युवा जेल में हैं और उनके ऊपर केस दर्ज है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने सगे भाइयों को, अपनी माताओं बहनों को आंदोलन के लिए सड़कों पर क्यों नहीं लाते? आम मुस्लिम खातूनों को क्यों लाते हैं? इनके वर्गलाने में नहीं आना। दूसरी बात, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कहते हैं, 26 का उल्लंघन कहते हैं, 30 का उल्लंघन कहते हैं। इनके नेता ने लाइन रटा दी है। अनुच्छेद 15 क्या है नहीं पता, 26 क्या है नहीं पता, 30 क्या है नहीं पता। मैं बताता हूं, अनुच्छेद 15 है किसी के साथ मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इस एक्ट में यही किया गया। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। 2 आगा खानी भी रखा, 2 बोहरा भी रखे, 2 सुन्नी भी रखे, 2 शिया भी रखे, 2 महिलाएं भी रखे और 2 एक्सपर्ट गैर मुस्लिम भी रखे। अनुच्छेद 15 के तहत यह काम किया। अनुच्छेद 26 से कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार उस कौम के पास रहेगा। तो धार्मिक मामले हैं, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, वक्फ, वाकिफ, मुतवल्ली, इमामत मुसलमान करेगा। मौज़न कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, इमाम कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन जब बात आएगी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो बिजली बिल भेजने वाला, बिजली अधिकारी यदि रामशंकर तिवारी है तो वो भेजेगा। वहां पर टाइल्स लगाने वाला व्यक्ति यदि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है वो काम करेगा। उस जिले का DM किसी भी धर्म जाति का हो, SP किसी भी धर्म जाति का हो, वो मंदिरों की व्यवस्था भी बनाएगा और मस्जिदों की व्यवस्था भी बनाएगा। ठीक इसी तरीके से वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल धर्म का विषय नहीं है, बल्कि यह एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, मैनेजमेंट का विषय है। इसलिए इसमें सभी लोगों को रखा गया है और नमाज मौज़न में सिर्फ मुसलमान रहेंगे, यह कह दिया गया। अब अनुच्छेद 30 की बात मैं आपको बताऊं कि धार्मिक संस्थानों का संरक्षण करने का अधिकार अल्पसंख्यकों को है, लेकिन उसमें शिक्षक नियुक्त कोई भी कर सकता है। यदि मुझे लगेगा ना सुचरिता जी, मैं मास कम्युनिकेशन का सेंटर खोलूंगा मुस्लिम बच्चियों के लिए, और मुझे कोई मुस्लिम टीचर, महिला टीचर योग्य नहीं लगेगी, तो मैं सुचरिता कुकरेती जी को वहां पर नियुक्त करूंगा। तो यह अनुच्छेद 30 का वायलेशन नहीं होगा, बल्कि मुस्लिम बच्चों के हक में होगा कि सुचरिता जी हमारे मुस्लिम बच्चों को मास कम्युनिकेशन सिखाएंगी। तो यहाँ पर किसी भी अनुच्छेद का वायलेशन नहीं है। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, गलतफहमी फैला रहे हैं, ये शैतानी काम है। इनको देखो, ये खुदाई काम नहीं है, इनको इस देश में रहना है। फैज साहब, मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि 20 करोड़ मुसलमान खड़े हो जाएंगे। मैं तो एक बात सुलेमान जी से पूछ रही हूँ, फैज साहब, सुलेमान जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस देश में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर ब्लैकआउट बनाकर, फैक्ट्रियां, धंधे ठप करके, सड़कों पर प्रदर्शन करके, राज्यों को ठप करके, ये क्या हासिल हो रहा है? आप हमास के झंडे और उनके नेताओं के झंडे और तस्वीरें हाथ में लेते हैं और अपनी देश में, देश की संसद द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं। सुलेमान जी, मैं आपसे काउंटर सवाल करता हूं मैडम, क्या मैं आपसे काउंटर सवाल करता हूं, क्या देश के स्टेक होल्डर्स वक्फ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट, दिस अ मैटर एब्सोल्युटली रिलेटेड टू द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, मानती हैं इसको आप? और मुस्लिम कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स, JPC के चेयरमैन ने स्टेक होल्डर्स की बात अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं। चलिए, उनकी रिपोर्ट आप शामिल नहीं करते, आप RSS के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट शामिल कर देते, लेकिन कम से कम अपोजिशन के जो मेंबर्स थे JPC में, उनके डिसेंटिंग नोट तो शामिल करते, वो भी आपने नहीं किया। आपने सिर्फ
वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रबंधन पर नॉन मुस्लिम को अपॉइंट करने का, नामित करने का अधिकार ले दिया है। मैं पूछता हूँ, क्या पुरी के मंदिर के प्रबंधन पे भी मुस्लिम को नामजद करने, नामिनेट करने का, नामित करने का अधिकार है आपको? निकालना क्या अकाल तख्त हमारे भाइयों का जो है उसके प्रबंधन में क्या नॉन सिख सदस्य नामित किए जाएंगे? ये अभी हमारे भाई बोल रहे थे, बीजेपी आरएसएस के एजेंट है शायद, हो सकता है उनका नाम मुसलमान हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि संविधान की धारा 14 जो कहती है समानता का अधिकार, पाकिस्तानी एजेंट ताऊर हमारी पूरी फांसी में चढ़ाओ ताऊर राणा को। पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। हम आप जब बकवास कर रहे थे नहीं बोले थे। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। नहीं, एक मिनट, सुलेमान जी मेरी एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। सुलेमान जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप नहीं सुलेमान जी एक चीज सुन लीजिए मेरी बात। आप बुजुर्ग हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे कह रही हूँ, आप बड़े सम्मान के साथ कह रही हूँ सर। मैं छोड़ के जाता हूँ। नहीं सुलेमान जी, बहुत सम्मान के साथ आपसे बात कर रही हूँ। सुलेमान जी मैं बहुत सम्मान के साथ, आप बुजुर्ग हैं, मैं ये कह रही हूँ कि किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत टिप्पणी आप क्यों कर रहे हैं? वो उनका अधिकार है, वो किसको समर्थन करेंगे। आपका अधिकार जैसे विरोध का है, उनका अधिकार है अपनी बात रखने का। मानते नहीं आप? समानता के बवाल कर रही हैं। हाँ। आप भी यू आर आल्सो डिस्क्रिमिनेटिंग, यू आर आल्सो डिस्क्रिमिनेटिंग। अच्छा, इट इज योर माइंडसेट मैडम, इट इज योर माइंडसेट। हाँ। माइंड योर बिहेवियर एंड कंडक्ट। नहीं प्लीज यू शुड हैव गिवन मी। ये अब एक मिनट देखिए सुलेमान साहब, मैंने बड़े सम्मान के साथ आपको ये कहा कि आप बुजुर्ग हैं और इसीलिए किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। तो आपको ये डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है। मैं बुजुर्ग हूँ, आपको ये डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है एंड यू आर टेलिंग मी टू माइंड माय बिहेवियर। सुनने के लिए नहीं सर, पूरा देश देख रहा है ना, पूरा देश देख रहा है किसका बिहेवियर क्या है सर। मैं आपको सर कह रही हूँ, मैं आपको बुजुर्ग कह रही हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ। और यू आर नॉट टॉलरेटिंग 2 minutes of my standpoint. बिल्कुल नहीं है ऐसा सर, बिल्कुल नहीं है। आप प्लीज बोलें। मैंने सिर्फ दरख्वास्त किया कि किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी मत करें, बाकी व्यक्तिगत जो बिहेवियर है वो पूरा देश देख रहा है। बोलिए सुलेमान जी। मैंने उस शख्स को कहा बकवास, मैंने आपको नहीं कहा। उनको भी मत कहिए, वो मेरे मेहमान, जैसे आप मेरे मेहमान हैं वो भी मेरे मेहमान हैं। बकवास करता रहा 10 मिनट नहीं, लेकिन 10 मिनट पाकिस्तान रज़ाकारों की पार्टी, निकलो इस देश से, जाओ पाकिस्तान, भागो पाकिस्तान। रज़ाकार कहीं के रज़ाकारों ने पाकिस्तान की बात की थी ना। देखिए ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है, हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है, भारत हमारा भी है। अब मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ, सुनिए, बिल्कुल सही बात है, किसी का भी नहीं। एक सेकंड, मैं एक बार जरा धर्मेंद्र जी के पास जा रही हूँ। सुलेमान जी, फैज साहब, किसी के ऊपर मैं बार बार कहती हूँ व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करनी है, मुद्दे पर बात करेंगे। मैं तो आज हैरान हूँ इस बात को लेकर धर्मेंद्र जी की सरकार के नुमाइंदे बोल रहे हैं, धर्मेंद्र जी और चारू जी को लीजिए, सरकार के नुमाइंदे ये बोल रहे हैं कि हम शहर ठप करा देंगे। उससे नुकसान किसका है धर्मेंद्र जी? उससे किसको नुकसान होगा, मुझे ये बता दीजिए जरा। सुचरिता जी, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आपकी चिंता बहुत जायज है और किसी देश और प्रदेश के लिए चिंता करना बहुत बड़ी बात है और आप कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब 1 साल से ज्यादा तक किसान सड़कों पर बैठा था, पूरी दिल्ली बंद थी, तब भी आपकी चिंता इसकी 50 गुना ज्यादा रही होगी। ये बात है क्योंकि आप किसानों के साथ दूर खड़ी रही हो, लेकिन उस नुकसान को भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अभी माना। 750 किसानों की शहादत हो गई, इन लोग काले कानून को दिल्ली गए, दिल्ली की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पूरी दिल्ली को घेर बैठे थे किसान, ये काले कानून मत लाइए। जब तक भारतीय जनता पार्टी का 750 किसानों की मौतों से कारण नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं ली। अब रही बात वेस्ट बंगाल की, इस प्रोटेस्ट की बात आप कर रही है, मैं मानता हूं कि कोई भी प्रोटेस्ट आपका उग्र नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री खुद हिंदू हैं और वो बहुत अच्छे से कानून व्यवस्था को संभाल लेंगे, इसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता तब करनी चाहिए जब भारतीय जनता पार्टी के नहीं, चिंता करने की आवश्यकता है, उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं और हिंसा फैलाएंगे। अगर आपको चिंता नहीं है तो इस बात की चिंता करिए। 6 किलोमीटर नंगा मार्च करते हैं,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कानून व्यवस्था का डर नहीं होता और आप लोगों को पीड़ नहीं होती। धर्मेंद्र जी का जरा ऑडियो ठीक कराइए, उनको ऑडियो ठीक से आ नहीं रहा है। धर्मेंद्र जी का ऑडियो ठीक कराइए। मैं धर्मेंद्र जी मैं आपका जरा ऑडियो ठीक करके वापस आ रही हूँ, क्योंकि आपका ऑडियो बहुत कट होकर आ रहा है। मुझे ठीक से ऑडियंस को नहीं समझ आएगा ढंग से, उसको जरा ठीक करा लीजिए प्लीज। धर्मेंद्र जी का ऑडियो ठीक करिए और फिर मैं वापस आ रही हूँ। मैं एक चीज, मुझे लगता है कि हर बार शोर शराबे चिल्लाने से क्या हमारी बात जाएगी दर्शक तक? मैं इसमें बहुत सीधे इस बात में विश्वास रखती हूं कि अगर चारू जी अपना पॉइंट पहुंचाना चाह रही हैं हमारे दर्शक तक, तो वो आराम से बात कर सकती हैं। इसीलिए हाजी साहब भी, अगर स्टूडियो में आप हैं, आप अपनी बात रखिए। मैं ये चाह रही हूं, बहुत सेंसिटिव मुद्दा बन गया है और देश में चारू जी, अगर ये हाजी साहब यहां बैठकर बोल रहे हैं कि हम तो उतरेंगे, हम तो गिरफ्तारियां देंगे, मैं बार बार कह रही हूं, तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। बार बार लोग कह रहे हैं कि आपको ये कानून वापस लेना पड़ेगा, जैसे आपने किसान कानून लिए हैं, ये कह रहे हैं। देखिए सुचारिता जी, मैं ना सबसे बस एक बात कहना चाहती हूँ। पहले तो आपने ना भ्रम और झूठ फैलाने का ठेका ले लिया क्या इस देश में, और वो भ्रम और झूठ फैलाने के साथ साथ अराजकता भी आप फैलाते हैं। तो पुलिस के ऊपर आक्रमण करना, गाड़ियां जला देना, पेट्रोल बॉम्ब फेंकना, धारा 144 लगा देना, ये कोई कोइंसिडेंटल नहीं है। अगर ये जनता का प्रोटेस्ट होता ना, तो जिस दिन बिल पास हुआ था उस दिन हमको कुछ दिखाई दे जाता सड़कों पर, लेकिन ये कब दिखाई दे रहा है? हफ्ते बाद। हम ये आज देख रहे हैं। आज इसका मतलब क्या है? इन सारे नेताओं ने, जिनके धंधे ठप हो गए हैं, जा जाके अपने कार्यकर्ताओं के कानों में ये फूंक रहे हैं और कह रहे हैं चाहे सड़कें जलाओ, जो हो वो हो, देखा जाएगा। अच्छा, आपसे जब मैं ये पूछती हूँ कि बताइए कौन से बिंदु पर आपको आपत्ति है, इस एक्ट के कौन से बिंदु से आप परेशान हैं? क्या आप ये बोलते हैं ऑडिट नहीं होना चाहिए? तो ये कैसे हो सकता है भाई? अगर मंदिरों का, गुरुद्वारों का ऑडिट होता है तो क्यों नहीं होगा? अच्छा, अगर किसी चर्च को, मंदिर को जमीन लेनी है सरकार से, तो क्या वो कलेक्टर के थ्रू नहीं ली जाती? तो आप क्यों कलेक्टर के थ्रू नहीं जाओगे, ये बताइए। दान आपको देना है, पर अपनी जमीन का ध्यान, अपने प्रॉपर्टी का दान नहीं देना, आप पड़ोसी का दान दे दोगे। तो इन बिंदुओं पर तो मुझे समझ ही नहीं आता आप झगड़ा कैसे कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, आप ये भ्रम फैला रहे हो कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी ले ली जाएगी। भाई ऑन द कॉन्ट्ररी, उनको प्रॉपर्टी उनकी मिलेगी, नहीं मिल पा रही तो लड़ने का हक तो मिलेगा। इंक्लूसिविटी की हम बात करते हैं, हम कहते हैं पसमंदा क्यों ना हो, महिलाएं क्यों ना हो, आगाखानी क्यों ना हो, क्यों ना हो भाई? क्यों चंद लोगों ने अपनी मुट्ठी में पूरे सिस्टम को बंद कर रखा है? और उसकी बात है, ये एक झूठ और फैलाते हैं, एक झूठ और फैलाते हैं। ये जानते हैं, वाकिफ हो या मुतावली हो, ये सारे लोग मुसलमान ही होंगे। और एक पब्लिक ट्रस्ट, एक सरकार का ट्रस्ट होता है, सरकार का ट्रस्ट होता है। तो आप ये इस तरीके से मत दिखाइए कि आप दुनिया में कुछ बहुत ही अनोखा काम करके दिखा रहे हैं। अरे मुसलमान कंट्रियों में, इस्लामिक नेशंस में वक्फ जैसी कोई चीज नहीं है। ये झूठ किसने फैलाया? ये झूठ जो है होम मिनिस्टर ने झूठ फैलाया जब उन्होंने कहा कि वक्फ ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। होम मिनिस्टर ने एक एक शब्द जो बोला है संसद में बोला है, और आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप आधे पढ़े लिखे भी होते हैं आपको ये पता होना चाहिए संसद में झूठ नहीं बोल सकते, वो स्टेटमेंट एक्सपंज हो जाते हैं। अगर संसद में कोई बात फैक्चुअली इनकरेक्ट होती है तो वो स्टेटमेंट द्वारा। अच्छा देखिए, मैं एक खबर बता रही हूँ, एक खबर बता रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। खबर सुनिए खुद। वक्फ कानून लागू होते ही, वक्फ का कानून लागू होते ही एमपी में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश वक्फ की 15,000 संपत्तियों पर अवैध कब्जा पाया गया। ये वक्फ की जमीन है जिस पर कई कांग्रेस नेताओं का कब्जा है। कांग्रेस नेताओं सहित 2000 को नोटिस भेजा गया है। अब ये एमपी वक्फ बोर्ड कह रहा है हाजी साहब के जगह जगह हमारी जो संपत्तियां हैं उन पर नेताओं का कब्जा है, नेताओं का कब्जा जिन्हें नोटिस दिया गया है। अब मुझे जरा बता दीजिए कि ये नेता नहीं है, ये आम लोग नहीं है, ये नेता है जो कब्जा करके बैठे हैं। इनको दिक्कत सबसे ज्यादा हो रही है वक्फ कानून से, और इसीलिए वो खुद नहीं उतर रहे। जो बात फैज साहब ने कही, सड़कों पर तो वो आम लोगों को उतार रहे। तो आम मुसलमान सड़क पर उतरकर लाठी डंडे खाए क्योंकि वो प्रदर्शन में उतर गया, वो हिंसा करे जिससे कि उस पर केस दर्ज हो जाए। लेकिन जो नेता है वो सिर्फ संपत्ति पर दावा करेंगे, ठोकेंगे, उस संपत्ति पर कब्जा करके बैठेंगे और फिर आराम से बैठे रहेंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए सुचारिता जी, जिस तरीके से आपने ये पूरी सारी चीजें दिखाई, बताई,
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सरकार की अगर ये नीयत होती कि संपत्तियों को बचाने के लिए बिल लेकर आती वफ़ का, तो जो इसमें पहले जो प्रावधान था वो 2013 वाला जो प्रावधान था उसमें 2 साल की सज़ा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। हाँ। मगर अब जो सरकार ने जो अमेंडमेंट लाई है उसमें ना तो बेलेबल ऑफेंस कर दिया और 6 महीने की सज़ा कर दी। तो सरकार की नीयत से पता लगता है कि सरकार जो है इस बिल के द्वारा उन लोगों को और जमीन पर कब्जा करने के लिए उनको जो है अग्रसर करेगी कि हाँ और कर लीजिए और बेच लीजिए। तो जिस तरीके का ये माहौल बनाया जा रहा है और अग्रसर करेगी बिल्कुल जमीन पर कब्जा करने के लिए। ये कब्जा बचाने के लिए बिल नहीं लाई, ना मुसलमानों के हित के लिए ये बिल है, मुसलमानों की संपत्तियों को छीनने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं इसका काउंटर लेती हूँ। फैज साहब वो कह रहे हैं कि इस कानून में और ज्यादा संपत्तियों पर कब्जा होगा। बिल्कुल गलत बात है ये। और सजा की जहां तक बात कर रहे हैं, ये सजा तो 10 साल की रख लेते, 20 साल की रख लेते, पर हुई कितनों को? हाँ। अब जो कानून बनाया है, अब देखना कितने जेल जाएंगे। ये प्रैक्टिकल कानून लाया गया है। भैया जेल का तो प्रावधान ही नहीं है यार, क्या पता ही नहीं आपको, पढ़ लिख के नहीं आते क्या? तेज भाई आपको मालूम है नहीं है? मैडम बीजेपी से पूछिए आप, और ये काम चालू हो चुका है, उनसे भी पूछ इनको पता नहीं है ना। अच्छा इन्हें पता ही नहीं, जेल जाएंगे, जेल तो बेलेबल ऑफेंस है तो जेल कोई जा ही नहीं सकता। मैं वही तो कह रहा हूँ, इन्हें पता ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इन्होंने ना ये बिल पढ़ा है ना इन्हें किसी को इस तरीके की जानकारी है, बस इन्हें तो आकर सरकार का समर्थन करना है। सरकारी दरबारी लोग हैं ये सरकारी और दरबारी लोग हैं। नहीं ठीक है, क्या पता, ये तो देखिए मुझे के लिए आ जाते हैं। इस बात से हाजी साहब बहुत आपत्ति रहती है कि आप किसी को भी दरबारी सरकारी लेबल कर देते हैं। उन्होंने आपका सर्टिफिकेट मांगा नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो आप क्यों उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? और मैं फिर कह रही हूं, उनको भी आपके लिए किसी तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ मेहमान मुद्दों पर ना आकर एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। चारू जी बताइए, चारू जी से पूछ रही हूँ, चारू जी से पूछ रही हूँ। यहाँ देश में आग लगी हुई है, देश में यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी। चारू जी मैंने सवाल पूछा, ठीक है, एक सेकंड मैं आ रही हूँ। धर्मेंद्र जी अब आपको शायद पैच करा दिया ढंग से, मैं वापस आ रही हूँ। देखिए एक बात धर्मेंद्र जी और सारे दर्शकों को मैं एक बात साफ बता देना चाहती हूँ, इसको जिस धर्म के रंग से ये पोतना चाहते हैं ना, ये अमेंडमेंट धर्म के रंग से पोतने वाला है ही नहीं। ये जमीन के लिए अमेंडमेंट है, ये प्रॉपर्टी के लिए रिफॉर्म है। इस बात को आप सबसे पहले समझ लीजिए, जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं तब तक आप बदलाते रहेंगे। दूसरी बात, पहले 2 साल की मैं आपके सवाल पर आ रही हूँ, लेकिन मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ। ऑफेंस कर दिया, 6 महीने की सजा कर दी, तो आप क्या चाहती है? वफ़ की संपत्ति को बचाने के लिए? हाँ भाई, क्योंकि ठीक है, वफ़ की संपत्ति को छीनने के लिए। ठीक है, अब एक सेकंड 2 साल की सजा। चारू जी एक सेकंड आप ये कह रहे हैं 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। कितने लोगों को सजा हुई? कितने लोगों को सजा हुई थी उस कानून में? आप कह रहे हैं 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। कितने लोगों को वक्फ बोर्ड ने जेल में डाला, बताइए जरा। मैं आपको मैंडेटरी ऑफेंस में नहीं बताइए ना, कितने लोग जेल गए वक्फ कानून के तहत? यही तो बात आप एकदम ऐसे करती हैं, बता दो। क्या मैं गूगल हूँ क्या? मैं बता दूंगा। कैसी बातें कर रही है? गूगल हूँ क्या? मैं बता दूं। मैं बता रहा हूँ आपको मैंडेटरी ऑफेंस मिनिस्ट्री की, मैं आपको पूरी जांच का बता रहा हूँ, उन्होंने जो सर्वे कराया उसका बता रहा हूँ। 828 लोगों का वो था, 8 लोग कोर्ट गए थे। जब लोग कोर्ट अदालत जाएंगे तभी तो एक सेकंड आप मुझे जरा बताइए, हमारी क्या गलती है भाई? वो नहीं, आपने ये बोला, मैं हाजी साहब सुन तो लीजिए, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है, मैंने ये सवाल किस लिए पूछा सुनिए, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि आप जो ये कह रहे हैं कि वक्फ में पहले बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस था, 2 साल की सजा थी। सर वहां पर कब्जे हो रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था। और जिस वजह से, इसीलिए मैंने आपसे पूछा जरा फेरिस्त दीजिए, फेरिस्त दीजिए। नहीं होगा तो इनके नहीं होगा। बेलेबल ऑफेंस हो गया। जी मैं जवाब दे दूं प्लीज। कब्जे किन लोगों के कब्जे? एक मिनट किन लोगों के कब्जे? किन लोगों के जाता? अब तो कोई सरकार ने एक सेकंड धर्मेंद्र जी, तौसीफ खान जी को लीजिए, तौसीफ खान। धर्मेंद्र जी जरा पहले बताइए, कितने लोगों के, किन लोगों ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे कर रखे हैं, जरा मुझे बताइए। किसने किए? अतीक अहमद के बारे में पूरी फहरिस्त आ गई, कौन कौन सी जमीन पर कब्जे हैं। धर्मेंद्र जी, अतीक अहमद, धर्मेंद्र जी, अतीक अहमद, पिछले धर्मेंद्र जी का ऑडियो दीजिए जरा। सरकार है, बिना भारतीय जनता पार्टी से कोई वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। हाँ, बिना वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी सहमति से नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर 11 साल से सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर 12 साल से सरकार है,
तो उत्तर प्रदेश में भी वक्त की जमीनों पर बिना सरकार के सहमति से कोई कब्जा नहीं कर सकता है। तो देखो, भारतीय जनता पार्टी जो चारू बहन जी कह रही थी, इसमें आपत्ति क्या है, दर्शक जाने उस आपत्ति को मैं बताना चाहता हूँ। इस देश के संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अगर आप किसी मुस्लिम समुदाय के धर्म संस्थान में किसी नॉन मुस्लिम को डालेंगे, और क्या इसका मतलब इसके बदले आप किसी हिंदू मंदिर के संस्थान में किसी इस्लाम वाले को डालेंगे, क्या जैन वाले में किसी हिंदू को डालेंगे, क्या ईसाई वाले में किसी मुस्लिम को डालेंगे? अगर आप नहीं डालते हैं तो इसका मतलब आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। एक मिनट फैसला में आ रही हूँ। वक्फ कमेटी में नॉन मुस्लिम को डालने का क्या मतलब है, मुझे बताइए सर। ये देखिए ना, एक मिनट, मुस्लिम होगा जो प्रॉपर्टी या जो जमीन। मैं धर्मेंद्र जी एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप सड़क पर उतरकर देखिए, आप धर्मेंद्र जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, और मैं बड़ा आदर करती हूँ आपका। मुझे ये बताइए कि सड़क पर उतरकर हमास के नेताओं की तस्वीरें लेकर, फिलिस्तीनी झंडे लेकर, अपनी देश की संसद से पास कानून का विरोध इस तरह से करना कि सड़कें जाम हो जाए, राज्य ठप हो जाए, क्या ये सही तरीका है? सुचरिता जी, अगर आपको, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और समझदार भी हैं, इसी देश की संसद के अंदर इमरजेंसी का भी कानून पास हुआ, तो इस बात को कह देना कि किसी देश की संसद से पास किए हुए कानून का विरोध ना हो, विरोध हो, लेकिन विरोध का जो तरीका हो संवैधानिक, किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का दंगा नहीं होना चाहिए। चलिए, आपने आज मान लिया कि इमरजेंसी इस देश में गलत थी, आपने ये मान लिया कि इमरजेंसी इस देश में गलत थी, क्योंकि जब इमरजेंसी के खिलाफ एक आवाज उठाई गई, इमरजेंसी के खिलाफ जब भी आवाज उठाई जाती है, क्योंकि अब आप साथी आपके कांग्रेसी हो गए, तो अब आप उसके खिलाफ चुप रहते हैं। आज कम से कम आपने ये मान लिया कि इमरजेंसी खराब थी इस देश के लिए, और आपातकाल एक तरह का काला धब्बा है, ये मानते हैं ना? सुन लीजिए ना, अब हाँ बिल्कुल काला धब्बा है, बिल्कुल काला धब्बा है, लेकिन उसी संसद से पास किए हुए 3 काले कानून विजुअल रखिए स्क्रीन पर, और उस ये देख लीजिए, मोहम्मद फैज खान, इच्छेश्वर हनुमान मंदिर, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का आजीवन सदस्य, और ये ट्रस्ट है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, 1858 के इसके पेपर हैं, और मोहम्मद फैज खान इसका सदस्य है। की लड़ाई लड़ने के लिए 11-12 महीने, 1 साल से ज्यादा वक्त तक सड़कों पर रहा, चाहे प्रचंड गर्मी हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे बरसात हो, उनमें रह करके किसानों ने अपने अधिकार किसी तरह से बचाए, अपनी जमीनें बचाए। अब भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ की जमीनों को पूंजीपतियों को देने के लिए इसमें अमेंडमेंट लाने का काम किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसमें जो विवादित जमीनें हैं वक्फ की, क्यों अंबानी जी का घर 2006 से 2010 में बना, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ठीक है? मैं एक बार मैं जरा कोलकाता के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें स्क्रीन पर रखना चाहती हूँ, एक बार जरा दिखाइए प्लीज, और तौसीफ जी को स्क्रीन पर रखिए। मैं एक बार जरा पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखाना चाह रही हूँ। अनिल, जरा पश्चिम बंगाल में जिस तरह उनके मंत्री धमकी दे रहे हैं उसको जरा स्क्रीन पर लगाइए। मैं चाह रही हूँ, धर्मेंद्र जी एक मिनट, तौसीफ जी के पास जा रही हूँ, तौसीफ जी को स्क्रीन पर रखिए। तौसीफ साहब, ये जो तस्वीरें हैं वो मुसलमानों के संतुष्ट होने से खुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं सड़कों पर मुसलमान बैठ जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि अगर देश में मुसलमान सड़कों पर उतर जाएं तो इसमें एक बड़ा वाजिब सवाल अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया कि ये जो मंत्री साहब हैं, इनका परिवार के सदस्य कौन है जो सड़कों पर लाठियां खाने के लिए उतरे हैं? वैसे पश्चिम बंगाल है, वहां पर अपने मंत्री के परिवार पर कोई लाठी नहीं भांजेगा, ये मुझे पता है, लेकिन इनके परिवार के लोग उतरे हैं प्रदर्शन में। ये जो बड़े बड़े नेता जो बयान दे रहे हैं, उनके परिवार के लोग आगजनी कर रहे हैं। जरा एक उदाहरण दे दीजिए जिसने करा हुए। सुचरिता जी, ये जो बातें होती है कि भाई इनके परिवार के लोग उतरे या नहीं उतरे, परिवार का हर एक सदस्य का अपना वो राइट है, वो चाहे किसी प्रदर्शन में आए चाहे ना आए। अब इस मंच में इनके साथ परिवार के लोग थे या नहीं थे, ये आप उनसे ही पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि अभी आपने बहुत एयर टाइम दिया फैज खान को, हाँ। तो ये देखिए, ये जैसे जिस तरीके से सैयद वसीम रिजवी था जो बाद में जितेंद्र सिंह त्यागी बन गया, उसी तरीके से ये जो फैज है ये जाली खान है। खान होने के लिए इनका हिस्ट्री पूछिए, इनके फैमिली हिस्ट्री, कैसे कैसे इन्होंने खान टाइटल लगा दिया। ये झूठे लोग हैं और ये झूठी बातें कहते हैं।
अब ये कहते हैं कि संविधान में आज जो बिल लेकर के आई है सरकार वो असंवैधानिक नहीं है, ये झूठी बात। मैं और मुझसे पहले पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से रखने की एक बुजुर्ग थे जिन्हें आपने भी बुजुर्ग कहा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 2-4 पॉइंट्स को रखा था। हाँ। कि गैर असंवैधानिक कैसे है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स का जहां पे वायोलेशन होता है वहीं पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट में केसेस ऑलरेडी 16 जो 4 दिन पहले तक का रिकॉर्ड था कि 16 केसेस फाइल हो गए, और अभी बहुत सारे केसेस फाइल होने बाकी हैं। और मेरा भी पर्सनली मैंने भी एक फाइल किया, एक संगठन बंगाल से और उन्होंने फाइल किया। ये सारे रिकॉर्ड्स में अगले हफ्ते तक आपके आ जाएंगे। तो कानून को चैलेंज कोर्ट में भी किया जा रहा है, और कानून के खिलाफ प्रदर्शन रास्ते में उतर के भी किया जा रहा है, और ये जनता है जिन्होंने रास्ते में उतर के प्रदर्शन किया। ये जो मंत्री ने जो प्रदर्शन किया है, ये रामलीला मैदान एक मैदान है, उसके अंदर प्रदर्शन किया है। ये रास्ते पे नहीं उतरते थे, रास्ते में उतरने वाले जनता है। इसको पॉलिटिकल कलर देना ठीक नहीं है। मैं पॉलिटिकल कलर नहीं दे रही हूं सर। मैंने एक सवाल पूछा, वो सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि किसी एक बड़े नेता के परिवार वाले दिखा दीजिए, बता दीजिए जो सड़क पर लाठियां खा रहे हैं या आगजनी कर रहे हैं। मैंने इसीलिए पूछा कि लोग अपने आप सोचें कि जिनको उकसाकर सड़क पर उतार दिया गया उनके खिलाफ तो केस हो जाएंगे, उनके लिए तो समस्या हो जाएगी आने वाले समय में। नेता तो मंच से भाषण देकर चले जाएंगे, और ये हकीकत है, ये हकीकत है। इसलिए सोचिए इस बारे में। बाकी लोग जो कह रहे हैं ना मुरमुरे और मिठाई खाएंगे हम सड़क पर, नेता तो वैसे भी अपने घर में मुरमुरे और मिठाई खाएंगे। आम जनता पिसेगी सर, आम जनता। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं।